हाँ, तो मैं हूँ शशांक BHU से, और मैं आज आप लोगों को नीट JRF हिंदी साहित्य का यूनिट 1 का प्रश्नोत्तरी कराने वाला हूँ, जो भाषा और बोली से संबंधित है। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न होगा आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को अच्छे समझना है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ी। अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए। एक्सप्लेन करना अनिवार्य है क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, एक्सप्लेन करना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, एक्सप्लेन मैं यही करूँगा। हिंदी में 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, और जितने भी उपभाषा है सभी अपभ्रंश से ही निकल करके आए हैं। सभी का उद्भव जो हुआ है अपभ्रंश से ही आया है सब उपभाषा, और उपभाषा के अंतर्गत बोलियां होती है। वही 5 उपभाषा के अंतर्गत ही 18 बोलियां हैं। ठीक है, अब उस भाषा को उपभाषा को मैं थोड़ा सा बता दूं। उपभाषा में है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पूर्वी हिंदी, खस या पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, आप लोग इसको तो जान गए। और 18 बोलियां हैं, और अपभ्रंश में भी है कौन कौन, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, एक कथन है। ठीक है, फिर से ध्यान से दीजिएगा। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है, यह कथन किनका है। तो ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। इस कथन को रामविलास शर्मा जी ने कहा था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हम लोगों के लिए, ध्यान देना है आप लोगों को कि इसमें बोली है और उसके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी, मध्यवर्ती हिंदी, भोजपुरी हिंदी और मगही। ठीक है, तो ये सब का जो क्षेत्र है वो कहाँ है। तो आपको इसमें मैं बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपके पास 1-2 का भी अगर जानकारी है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पकड़ते हैं ऑप्शन जो सी में है, भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ का है, गाजीपुर का है। तो हम लोग अगर एक भी जानते हैं तो सबको कर ले जाएंगे। तो हम लोग को ऐसे ही समझना है, भोजपुरी, गाजीपुर। तो इसमें पहले मिलाना है हम लोगों को कि सी में 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी का 4। तो अब देखिए, हम लोग समझ गए कि ऑप्शन 1 सही होगा। एक भी अगर 1 से 2 अगर हम लोग कन्फर्म है तो इसको कर ले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, मैं इसका भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिटेल कर दूं। डिटेल में है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत है शिमला, जौनसार, सिरमौर, मंडी, ये सब क्षेत्र आते हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर क्षेत्र हैं उनको मैं अब थोड़ा आगे बताऊंगा। मध्यवर्ती में है, मध्यवर्ती पहाड़ी में है गढ़वाल और कुमायूं, इसका क्षेत्र है। और भोजपुरी का क्षेत्र तो आपको जाना बहुत जरूरी है। भोजपुरी का क्षेत्र मैं बतला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है भोजपुरी का TGT PGT एग्जाम में, नीट JRF में भी पूछा जाता है। गाजीपुर है, भोजपुरी का क्षेत्र में बतला रहा हूँ। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, मिर्जापुर, शाहाबाद, बस्ती, ये सब कहाँ का क्षेत्र है, भोजपुरी के क्षेत्र हैं। मतलब ये सब जगहों में भोजपुरी बोली जाती है। फिर मगही है, मगही में पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, ये सब क्षेत्र मगही, ये सब क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़। ठीक है, तो ये सब में क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी। तो मैं अब चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हम लोगों के सामने कि कामता प्रसाद गुरु ने आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद छूट गया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कामता प्रसाद गुरु ने आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं। तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है, इन्होंने 4 भेद माना है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद माना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन में है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 मगही। ठीक है,
मैं अब आपको यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेन में है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इसके अंदर 5 बोलियाँ हैं। ठीक है, 5 बोली में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ठीक है, तो वही यहाँ पे आप लोग को बताना है। इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा व्याख्या कर दूं कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, खड़ी बोली का उद्भव सौसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं खड़ी बोली के संबंध में। और जो चौथा है, खड़ी बोली में लोक साहित्य, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। खड़ी बोली में लोक साहित्य भी है। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये होगा कि बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। देखिए, इस तरह का प्रश्न बार बार नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, बीएड वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, कि बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को आपको कभी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू, अवधी। तो इसमें मैं एक बताया था कि 1-2 भी अगर आपको मालूम है तो आप सब कर ले जाएंगे। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा होगा? खड़ी बोली का बिजनौर। ठीक है, ब्रजभाषा का आगरा होगा, और बांगड़ू का क्या होगा? करनाल होगा। ठीक है, और अवधी का क्या होगा? सुल्तानपुर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अब मैं थोड़ा सा यहाँ भी आपको डिटेल में बता दूं कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, मेरठ है, सहारनपुर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है। तो ये सब खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रजभाषा का क्षेत्र, ये देखिए, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी और ये खड़ी बोली, ये सब 4-5 ऐसे भाषा हैं, इन लोगों को बोली हैं कि इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक देखा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर, अलग अलग कंपटीशन का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ब्रजभाषा में है आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़, एटा, मैनीपुरी। ठीक है, अब है बांगड़ू या बांगरू, करनाल, रोहतक, जींद, हिसार। ठीक है, अवधी, अवधी को ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, प्रयागराज, सीतापुर, बाराबांकी, लखनऊ, रायबरेली, ये सब अवधी का क्षेत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी में क्या है? बिलासपुर, संभलपुर, कांकेर, रायपुर। तो ये सब समझ गए आप। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तब ये देखिए, काव्य भाषा है, इसमें भाषा आ गया है तो थोड़ा सा इस पे भी हम लोग को ध्यान देना है। तो इसका अबहट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, इधर सब रचना है। कौन सा रचना किस भाषा में लिखा गया, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहले बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है अबहट। अबहट है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो रचना है किनका है? विद्यापति का, जो किस भाषा में है? अबहट भाषा में है। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सबका। फिर नंददास का है, नंददास का है भंवर गीत। नंददास का भंवर गीत है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। फिर मंझन का मधुमालती है जो अवधी में लिखा गया है। फिर हरिऔध का प्रिय प्रवास है जो खड़ी बोली में लिखा गया है। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि जो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ये हुआ एक्सप्लेन, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये होगा कि आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अरबी और फारसी। तो इसका सही उत्तर होगा अरबी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? तो इसका ऑप्शन है पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृताभास हिंदी, राजस्थानी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 देसी भाषा। तो अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में आप लोग को ध्यान देना है कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक सूचना भी मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में उसका अपने परेशानी को आप लिख सकते हैं, मैं उसका हल जरूर करूंगा। और देखिए,
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है हमारे सामने, उपभाषा दिया गया है और उसकी बोलियां दिया गया है, उसको आपको सुमेलित करना है। इस तरह का प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो देखिए ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसमें है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसमें देखिए आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र, पूर्वी हिंदी जो है किससे आई है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है बघेली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सा है? मगही। फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सा है? कन्नौजी। राजस्थानी में कौन है? मेवाती। तो देखिए अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 तो मैं बता ही दिया हूं। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? देखिए भाषा से प्रश्न आ गया तो इसको भी थोड़ा सा मैं डाल दिया हूं यहाँ पे। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने कहा और किसके बारे में कहा, दोनों ध्यान में रखना है। तो इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में कहा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये कथन है, किसका कथन है आपको बताना है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को ध्यान देना है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो देखिए जो सिफारिश है किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी का शब्द है। ठीक है, अब देखिए इस तरह का प्रश्न हर कंपटीशन में जहां हिंदी पूछा जाता है, अच्छे व्याख्याता लेवल के, टीजीटी, पीजीटी, बीएड, ठीक है, नेट जेआरएफ, इस समय हर बार पूछा जाता है एक भाषा संबंधित कि किस भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो सिफारिश किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। ठीक है, और मैं अब इससे थोड़ा सा संबंधित कुछ सूचनाएं भी आपको दे दूं, मतलब कि जानकारी दे दूं। हाँ, तो इसमें और भी जो शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको मैं थोड़ा आपके सामने पॉइंट आउट कर दूं। ध्यान दीजिएगा, फारसी कबूतर, कमीना, फारसी से आई हुई शब्द जो है कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता, ये सब कहाँ से आए हैं? फारसी से आए हैं। कुछ अरबी के शब्द मैं आपको बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा। ठीक है, अब फिर है आगे है, ये हुआ अरबी का शब्द है। तुर्की, अब तुर्की से कुछ शब्द आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद। ठीक है, गलीचा, उर्दू। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है, उर्दू जो शब्द है तुर्की से आया है और हिंदी जो शब्द है कहाँ से आया है? फारसी से आया है। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हमारे सामने, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये बाघ से संबंधित प्रश्न है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ध्यान दीजिएगा फिर से, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका ये होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिस्र बाग। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं जानकारी के लिए। मिस्र बाग में देखिए क्या होता है ना, एक बाग जो होता है दूसरे पे आधारित होता है, मतलब एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। ठीक है, अब फिर भी मैं आपको और कुछ इसका संकेत बता दूं, आप कैसे पहचानेंगे। जैसे लेकिन, क्योंकि, किंतु, परंतु, कि, इस तरह का, अद्यपि, इस तरह की कुछ चीजें जब लगा हुआ तो समझ जाइएगा मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में क्या समझना है कि जब दो वाक्यों के बीच में कोई संयोजक चिन्ह जब लगता है, संयोजक शब्द लगते हैं, जैसे और हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर वहां पे लगता है तो क्या हो जाएगा, हाँ और है, अगर है, इस तरह की जब शब्द लग जाता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य आप समझते ही हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसमें ऑप्शन है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो इसका सही उत्तर होगा
पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मगही। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ अगले प्रश्न की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? देखिए, ये भी प्रश्न को आपको मैं भाषा के संबंध में ही जोड़ करके लाया हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गिलक्रिस्ट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी आपको जानकारी दे दूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रोफेसर तो गिलक्रिस्ट ही थे, और इसका स्थापना हुआ था 18 जुलाई 1800 को हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने। और ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये देखिए भाषा संबंधित ही ग्रंथ है ये। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ऑप्शन है व्याकरण संबंधी, साहित्यिक, ज्योतिष संबंधी, धार्मिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्याकरण संबंधी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदि काल के अंत में क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ये देखिए अपभ्रंश एक तरह का भाषा ही है हमारे यहाँ, तो भाषा संबंधित इस तरह का प्रश्न मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो इस कथन का को कौन कहा थे? इस कथन को किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? इसका ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। ठीक है, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। कुछ देर पहले भी मैं एक भाषा संबंधित इस तरह का चीज़ें बताया था, कहाँ का भाषा है, कहाँ का शब्द है। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखिएगा। और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। हाँ, तो देखिए अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। जो अरबी शब्द कुछ हैं, पहले तो पुर्तगाली शब्द के बारे में बता दूँ कि पुर्तगाली तो एक तौलिया है, और क्या क्या है। हाँ, पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। अब हम लोग देखते हैं अरबी शब्द। अरबी में है अमीर, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। ठीक है, फारसी शब्द कुछ हैं। फारसी में हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, शादी, बीमार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तुर्की शब्द की ओर। तुर्की से कौन कौन शब्द आया है? देखिए, कैची, दारोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। ठीक है, ये तुर्की के शब्द हैं। और जापानी शब्द है रिक्शा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी होगा। और चीनी, जो चीन से लिया गया है जो भाषा शब्द, चाय और लीची, ये दोनों चीन से के शब्द हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ठीक है, मेवाती, मारवाड़ी, मडियाली, मेवाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मडियाली जो है राजस्थान की भाषा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, राजस्थान बोली के अंतर्गत कुछ बोलियां हैं राजस्थानी के अंतर्गत, मेवाती, मालवी, जयपुरी को ही मेवाड़ी कहते हैं, और मारवाड़ी, ये 4 हैं। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की कुछ बोलियां हैं, यहीं पे मैं बता दूं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन है बोली? कौरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। यहाँ पे एक और ध्यान देना है, खड़ी बोली को ही कौरबी कहते हैं। ठीक है, और बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। बांगरू को हरियाणवी और कौरबी को खड़ी बोली। ये पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है नेपाली, राजस्थानी, कांगड़ी, गोंडवी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेपाली। ठीक है,
देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ भी संविधान का जो संशोधन हो रहा था 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में, उसी समय नेपाली को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था उस समय। ठीक है, ये डिटेल में मैं बता दिया। और अभी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया अभी तक, और उसमें एक नेपाली भी है, और नेपाली को 1992 में शामिल किया गया था 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, संवैधानिक स्थिति वाला प्रश्न है, भाषा से ही संबंधित है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका ऑप्शन है 343, 349, 348, 351। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 351। ठीक है, और मैं आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा गुजराती। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश में है सौरसेनी, देखिए यहाँ पे 6 अपभ्रंश है, सौरसेनी, ब्राचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। अब उसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं, सौरसेनी के अंतर्गत है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। ठीक है, ये सब उसके अंतर्गत भाषा है। ब्राचड़ में है सिंधी, पैसाची में है लहंदा और पंजाबी, और मागधी में है बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया, और अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में है मराठी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ण जो वर्ण है, ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो टठ डढ़ में ण आता है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन है तालु, वर्ष, मूर्धा, कंठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मूर्धा। देखिए उच्चारण स्थान तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सभी स्कूल व्याख्याता के प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, उच्चारण स्थान अगर आप याद नहीं किए तो याद कर ही लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका सही उत्तर मूर्धा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे साथ ये है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसमें है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प और फ, यह है अघोष ध्वनि है। देखिए अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना होगा अच्छे से। प्रत्येक हिंदी के कंपटीशन जहां हिंदी पूछा जाता है वहां इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उच्चारण और ये अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा यहीं पे प्रश्नोत्तरी हमारा समाप्त होता है। आप लोग हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे आप लोगों के लिए, मैं वीडियो बनाता रहूं। और मैं फिर 1-2 दिन के बाद फिर मैं यूनिट 2 लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।